ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए ग्वालियर में सभी धर्म के कुछ धर्मगुरु सड़कों पर उतरे और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान के तहत इन धर्मगुरुओं ने सड़क पर बिना मास्क पहने जा रहे कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें फूल भेंट कर उनसे मास्क पहनने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी और सभी से ये टीका लगवाने की अपील की। किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, फौरन वैक्सीन लीजिए क्योंकि आपकी जान बचाना जरूरी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असम के तिनसुकिया में एक रोड शो किया और अपनी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। अभिनेता कार्तिक आर्यन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अपने प्रशंसकों से प्रार्थना करने की अपील की। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताई। साथ ही इसकी वजह से हाईकोर्ट और निचली अदालतों के परिसर में आम लोगों के आने पर रोक लगा दी गई। ये फैसला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर भी लागू होगा। दिल्ली के नरेला इलाके में एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि वो अपने दोस्त के साथ सब्जी लेने बाजार गया था। इसी दौरान किसी ने उस पर कई गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कहा कि गोली मार दी किसी को। मैं गाड़ी के पास आया तो गाड़ी में था नहीं, तो मैं आके देखा उसे गोली लगी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरुआती तौर पर हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई गई। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा तब हुआ जब 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी। अब दिल्ली में कानूनी तौर पर 21 साल की उम्र में शराब पीने की इजाजत होगी। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की खबर है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में भी शराब पीने की न्यूनतम उम्र अब 21 साल होगी। पहले यह सीमा 25 साल थी। इसके अलावा जिन जगहों पर शराब परोसी जाती हो वहां 21 साल से कम उम्र के लोगों को अकेले घुसने की इजाजत नहीं होगी। बड़ा बदलाव यह है कि अब दिल्ली में कोई भी शराब की दुकान सरकार नहीं चलाएगी। शराब बेचने का काम केवल निजी हाथों में होगा। अब तक दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकार चलाती है। ये सभी दुकानें अब निजी हाथों में दी जाएंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक सरकारी दुकानों में टैक्स की चोरी के मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि नई दुकानों का लाइसेंस लेने के लिए 500 वर्ग फीट की जगह 2 होनी जरूरी होगी, ताकि सड़कों पर शराब खरीदने के लिए लोगों को खड़ा न होना पड़े। शराब की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब बनाने का दावा किया गया। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया कि शराब की दुकानों की कुल संख्या में कोई इजाफा नहीं होगा, यानी जितनी सरकारी दुकानें बंद होंगी केवल उतनी ही नई दुकानें खोली जाएंगी। सरकार का अनुमान है कि बिना कोई नया टैक्स लगाए ही इन बदलावों के बाद सरकार की शराब से होने वाली कमाई करीब 20% बढ़ सकती है। 20% रेवेन्यू एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड रहा है लगभग 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा आकलन है कि 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें बढ़ सकता है। अमेरिका के कोलोराडो में एक आदमी ने वहां के एक सुपरमार्केट में घुसकर फायरिंग कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां की पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और हमलावर को पकड़ने के लिए सुपरमार्केट के अंदर दाखिल होती दिखाई दी। इस दौरान अंदर से कई लोग अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागते नजर आए। अचानक हुई इस गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया, लेकिन इस बीच पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी जख्मी हो गया, जिसे पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ ले गए। बताया गया कि इस हमले में सुपरमार्केट के अंदर मौजूद 10 से ज्यादा लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने फटाफट अस्पताल पहुंचाया। अर्थव्यवस्था के लिए सौगात माने जाने वाले पर्यटन कोरोना का कहर झेल रहे मेक्सिको के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। वहां कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख को छूने वाला है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर्यटन पर कोई बंदिशें नहीं है और घूमने फिरने के नाम पर कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, जिसका एक नमूना मेक्सिको के कनकुन शहर से सामने आया है। वहां एक पब में पर्यटक ऐसे मदहोश होकर नाचते नजर आए जैसे दुनिया में कोरोना नाम का कोई वायरस ही ना हो। लापरवाही की इंतहा इस कदर थी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, सैलानियों ने मास्क तक नहीं पहना था।
हालांकि लोग पब में पार्टी करने आए थे मास्क पहनकर, लेकिन पब के अंदर सबके चेहरों से मास्क गायब हो गए। वहां के समुद्र तटों का नजारा भी किसी आम वक्त की तरह ही नजर आया। वहां किसी के भी मुंह पर मास्क लगा नहीं दिखा। मध्य प्रदेश के भिंड से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां ओवरटेक करते वक्त एक मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन हादसे का शिकार हो गए। ये पूरी घटना पास के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चला रहा आदमी अपने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता दिखा। तभी अचानक से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो अपनी बहन के साथ रास्ते पर गिर पड़ा, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। इस हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक के साथ वहां से भाग गया। ओलंपिक खेलों में विदेशी दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी। जापान सरकार ने साफ कर दिया कि ओलंपिक खेलों में इस बार विदेशी दर्शक नहीं होंगे। बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से ये फैसला लिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स पिछले साल टाल दिए गए थे और इस बार ये जुलाई और अगस्त में होंगे। शारदा घोटाला मामले में मुंबई में 6 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। ये छापेमारी सेबी के 3 अधिकारियों समेत कुछ आरोपियों के घरों पर हुई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गुजरात के राजकोट में मौजूद 112 गांवों के लोगों ने मिसाल पेश की। दावा है कि इन गांवों में अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला। यहाँ पे एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ है। यही गांव लोग सबको अब आदर्श गांव के नाम से बुलाते हो। इन गांवों में रहने वाले लोगों ने बताया कि वो कोरोना से बचाव के लिए लगातार नियमों को मानते आ रहे हैं। गांव में कोरोना का एक भी केस नहीं है। उसका कारण है हमने सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया है। जम्मू में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। ये सभी राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों का आंदोलन और महंगाई, ये दोनों इश्यूज के लेके कांग्रेस पार्टी ने ये 37 दिन है, पूरा 45 डेज का आंदोलन हमने छेड़ा है। कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके बुजुर्गों को दोबारा इस बीमारी की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है, ऐसा अमेरिका में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना के दोबारा अपनी चपेट में लेने की आशंका ज्यादा है। रिसर्च में सामने आया कि इस उम्र के लोग दोबारा बीमार पड़ने से सिर्फ 47% सुरक्षित हैं, जबकि कोरोना की चपेट में दोबारा आने से नौजवान 80% सुरक्षित हैं। हालांकि रिसर्च में यह भी सामने आया कि दोबारा कोरोना की चपेट में आने की आशंका बेहद कम होती है। दावा तो यहां तक है कि कोरोना की चपेट में आने के 6 महीने बाद तक दोबारा बीमार होने की आशंका नहीं है। एल्डरलीज वैसे भी रिस्क में होते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में देने वाली कि वो ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें। गुजरात के गांधीनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताने वाले एक आदमी ने एक बुजुर्ग पर हाथ उठा दिया। वो आदमी अपनी गाड़ी के साथ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड के रोकने पर उसने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख कुछ और लोग भी पहुंचे और उस आदमी को ठीक ढंग से बात करने की नसीहत देने लगे। सभ्यता की बात करो, सभ्यता की बात करो। लेकिन खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बता रहा वो आदमी उल्टा उन पर ही धौंस जमाने लगा और वीडियो बनाने लगा। इस दौरान उसने वहां खड़े एक बुजुर्ग का मास्क उतारने की भी कोशिश की, लेकिन इसी धक्का मुक्की में उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद वो आग बबूला हो गया और उसने बुजुर्ग की गर्दन पकड़ते हुए उन्हें धक्का मार दिया। बुजुर्ग के साथ हाथापाई करने पर वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उसे खींचकर अलग हटाया। बाद में हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की। अमेरिका के एटलांटा में पिछले हफ्ते 3 स्पा सेंटर्स पर हुए हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। एटलांटा के 3 स्पा सेंटर्स में हुई गोलीबारी में 8 लोग मारे गए थे और मरने वालों में 6 एशियाई मूल की महिलाएं शामिल थी, जिसके बाद इसे एक नस्लीय हमला बताते हुए इसके खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हुए, जो लगातार जारी है। न्यूयॉर्क में भी चीनी मूल के कुछ लोगों ने मिलकर एक विशाल रैली निकाली। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर मार्च करते नजर आए, जिन पर नस्लीय हमले और एशियाई लोगों पर हमला बंद करने के नारे लिखे थे। ये प्रदर्शन चीन मूल के लोगों ने किया, लेकिन उसमें एशिया के कई देशों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल हुई। I know that anti-Asian hate is not new, but it's almost like a neglected diagnosis. दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी की एक गली में आईटीबीपी के जवान पिछले 2 दिन से तैनात। पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव के हालात, जिसकी शुरुआत एक
शादी से हुई। लड़के और लड़की ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया और लड़की के परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने लड़के के घर पर हमला कर दिया। हमले की घटना सनलाइट कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। गली में घुसी भीड़ तोड़फोड़ करती साफ दिखी। हमलावरों ने लोगों के घरों में जबरन घुसने की कोशिश भी की और गली में रखा सारा सामान तोड़ने की कोशिश की। हमलावरों के जाने के बाद गली में कई स्कूटर और मोटरसाइकिल गिरी हुई दिखी। इन्हें हमलावरों ने तोड़ने की कोशिश की थी। घरों के बाहर रखे कूलर भी तोड़े गए थे। पुलिस भी घटना के पीछे प्रेम विवाह को ही वजह मान रही है। अलग अलग समुदाय के लड़का और लड़की ने शादी की थी और मन मुताबिक प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद यहाँ पर माहौल तनातनी का हो गया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई आरोपी फरार हैं। घटना के वक्त लड़के का परिवार घर पर नहीं था, लेकिन आईटीबीपी के जवानों की तैनाती के बाद लड़के के माँ बाप अपने घर लौट आए। वो कहते हैं कि लड़का आएगा तो हम उसे मार देंगे, लड़की को मार देंगे, तो बस यही थोड़ा सा खतरा हमारे को। जान का खतरा होने की वजह से प्रेम विवाह करने वाला लड़का अब भी घर नहीं लौटा है, जबकि परिवार झगड़ा खत्म करने की बात कर रहा है। जो कर लिया बच्चों ने कर लिया, इतनी समझदारी उनके अंदर होनी चाहिए जितनी हम सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों के आगे देखो माँ भी झुकता है। घटना के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने घटना को आतंक फैलाने की कोशिश बताया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कबड्डी मैच के दौरान लकड़ी के तख्तों से बनी एक गैलरी अचानक से टूटकर नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में 100 लोग जख्मी हो गए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां बड़ी संख्या में लोग कबड्डी मैच देख रहे थे। तभी लकड़ी से बना वो स्टैंड भर भरा कर नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। घायल हुए लोगों को तुरंत ही नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोगों के बैठने की वजह से यह हादसा हुआ। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। उन्हें यह अवार्ड उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा में अदाकारी के लिए दिया गया। ये उनके करियर का चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इससे पहले उन्हें फैशन क्वीन तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म की कैटेगरी में चुना गया। इसी तरह मनोज वाजपेयी को भोसले, जबकि धनुष को उनकी तमिल फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। इसके अलावा सिनेमा पर लिखी गई सबसे अच्छी किताब का अवार्ड न्यूज 18 के संजय सूरी के नाम रहा। उनकी अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा किताब को बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड दिया गया। एवरीबडी थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस फिल्म को सफल बनाया, और ये पुरस्कार आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए प्लीज। दुख तो कम होने वाला नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम भारत सरकार उसको इतना तो दिया, जिससे कि थोड़ा बहुत खुशी हो रही है। वसंत की शुरुआत में भारी बर्फबारी ने यूरोप के देश कोसोवो में ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। राजधानी प्रिस्टीना में इतनी बर्फ गिरी कि वहां से आई तस्वीरों में सड़कें तो नजर आई नहीं, काली सड़कें बर्फ के ढेर में छिपकर सफेद दिख रही थीं। पेड़ पौधों की हरियाली भी गायब हो गई। जब आसमान से बर्फ गिरनी बंद नहीं हुई तो लोगों ने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया और बर्फ को हटाने लगे। एक रेस्टोरेंट से सामने आई तस्वीरों में तो मेज और कुर्सी पर कई इंच मोटी बर्फ जमी दिखी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शराब तस्करी के आरोपी की प्रॉपर्टी पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। फरार चल रहे शराब तस्कर पर हत्या की कोशिश और लूट समेत 16 मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने उसके मकान को ढहा दिया। मशीन की मदद से मकान के हर हिस्से को पहले तोड़ा गया और फिर पूरा का पूरा ढांचा जमींदोज कर दिया गया। इस मकान को गिराने से पहले उसमें रखी सभी चीजें बाहर निकाल ली गई। इस दौरान आरोपी का परिवार और इलाके के लोग भी वहां मौजूद रहे। ये भी फरार है और गुंडा अभियान को आगे जारी रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की वजह से वहां कोई हंगामा नहीं हुआ। लोकसभा से एनसीटी एक्ट में संशोधन का बिल पास हो गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस बिल के जरिए एलजी को ज्यादा ताकत दी गई है। हालांकि बिल पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री ने साफ किया कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली विधानसभा की शक्तियां सीमित हैं। जो असेंबली चलते हैं उस विषय पर बात करते हुए प्रजातंत्र का हत्या हुआ, ये गलत है। उनका कुछ लिमिटेड पावर्स है, उस आधार पर ही सरकार चलना पड़ेगा। गृह राज्य मंत्री ने संसद में बोलते हुए ये भी साफ किया कि बिल के पीछे राजनीति नहीं है। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे
हम आज इस अमेंडमेंट से लाए। हालांकि बिल लोकसभा में पास होते ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इसे दिल्ली के लोगों का अपमान बताया और बीजेपी पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। इसमें बारिश के पानी को संभालने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इस मौके पर केंद्र, यूपी और एमपी सरकार के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना में नदियों को जोड़ा जाएगा और ये बुंदेलखंड समेत उन इलाकों में लागू होगी जहां लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है। कर्नाटक सरकार ने पर्यटकों के लिए 3 ऐतिहासिक जगहों पर होटल बनाने का फैसला लिया। इसके अलावा राज्य की बीजेपी सरकार कई जेवरात के शोरूम भी खोलेगी। हालांकि जानकारों और कुछ कारोबारियों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। इन कारोबारियों ने दलील दी कि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि सरकारों का काम कारोबार करना नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के तरीके खोजना है। विदेशों में ड्रग तस्करी के आरोपी किशन सिंह को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम लंदन से भारत ले आई। भारत सरकार ने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। 100 करोड़ के चिट्ठी बम को लेकर सियासी तूफान मचा है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं। लगातार दूसरे दिन शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव किया। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। From 6th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक है। आप इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख, लेकिन एनसीपी की सफाई के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में अनिल देशमुख का एक और ट्वीट टैग कर अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर उंगली उठाई। तो अनिल देशमुख खुद सामने आए और उन्होंने 15 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी बताई। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी में बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई। वहीं इस चिट्ठी बम के बाद विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरपीआई नेता रामदास आठवले ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अनिल देशमुख की भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमबीर सिंह ने की है, उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम 24 तारीख को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं, टाइम मांगा है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से यही अपील करेंगे कि आप
इस महाराष्ट्र की परिस्थिति, आप घटना प्रमुख हो राज्य के, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी से आप इसके बारे में अहवाल मांगिए, मुख्य सचिव से अहवाल मांगिए और राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में लिखिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर मचे घमासान के बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों पर सफाई दी। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन पवार के दावों पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए और 15 फरवरी की अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर दिया, जबकि पवार ने परमबीर सिंह की चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देशमुख का बचाव किया। From 6th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पवार के अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर उंगली उठाई, वो खुद सामने आए और उन्होंने 15 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी सुनाई। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया, वहीं कुर्सी में बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा किया। पार्टी के महाराष्ट्र के सांसदों ने एक सुर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी का मुद्दा उठाया और सदन में मांग की कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दें। राज्यसभा में तो प्रश्नकाल के दौरान ही बीजेपी सांसद खड़े हो गए और हंगामा करने लगे, जबकि लोकसभा में बीजेपी के महाराष्ट्र के सांसदों ने एक एक कर इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, जबकि शिवसेना ने बीजेपी के हमलों के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सदन में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग का मुद्दा गूंजता रहा। क्या परिवर्तन हो गया पता नहीं, बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि शायद गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। सियासी घमासान के बीच ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए सीनियर आईपीएस ऑफिसर परमबीर सिंह ने अपने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने तबादले को पूरी तरीके से गैर कानूनी बताया है और याचिका में यह दावा किया है कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है और कोर्ट में दी गई याचिका में अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने खुद पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचाने के लिए भी कोर्ट से गुहार लगाई है। इस याचिका में चौंकाने वाली बात सांसद मोहन देलकर की खुदकुशी के केस से जुड़ी हुई एक घटना है, जिसका जिक्र करते हुए परमबीर सिंह ने लिखा है कि अनिल देशमुख ने उनसे इस केस में कुछ बड़े बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए कहा था। म्यांमार के मैंडले शहर से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसने सत्ता की सनक में सितम ढा रही सेना की काली करतूत एक बार फिर दुनिया के सामने ला दी। अपना रास्ता साफ करने के लिए म्यांमार की सेना अब तक करीब 250 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है, लेकिन अब भी वो निहत्थी जनता का खून बहाने से बाज नहीं आ रही। और इस बार म्यांमार में सुरक्षा बल के टॉर्चर का जो सबूत सामने आया, उसमें एक सुनसान सड़क पर 2 मोटरसाइकिलें चलती नजर आईं, लेकिन तभी गोली की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई इलाके में गूंज उठी और अगले चंद पलों में बाइक सवार बेदम होकर सड़क पर गिर पड़ा। शोर शराबा सुनकर पुलिस वालों की एक टोली तुरंत भागती हुई आई और घायल के इर्द गिर्द जमावड़ा लगाकर खड़ी हो गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वो बाइक सवार सड़क पर बैठा हुआ नजर आया। यानी शुक्र रहा कि गोली उसके लिए जानलेवा साबित नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस वालों ने उस घायल पर भी रहम नहीं खाया और स्ट्रेचर मंगाना तो दूर, पुलिस उसे उसके पैरों पर चलवाकर अपने साथ ले गई। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 10वें एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी थी बुलिंग के खिलाफ मुहिम चलाने वाली 12 साल की अनुष्का जॉली और 14 साल की वायलिन वादक एंथिसा डियास। देखते हैं इस एपिसोड की एक झलक।
मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? When did it start? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज़ माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी, मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. Genius.